चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। हम एक ऐसे रहस्य की बात कर रहे हैं जहां इतिहास, विज्ञान और हमारी प्राचीन कथाओं का एक अद्भुत संगम मौजूद है। सोचिए, एक ऐसा शहर जो हजारों सालों तक सिर्फ एक मिथक, सिर्फ एक कहानी माना जाता था। एक ऐसी भव्य नगरी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें लाखों महल थे, और फिर एक दिन वो अचानक लहरों में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। हम बात कर रहे हैं द्वारिका की। सदियों तक इसे बस एक पौराणिक कथा का हिस्सा माना गया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल कर रख दिया। जरा 1983 के उस दृश्य की कल्पना कीजिए। गुजरात का उखा तट और अरब सागर की वो अशांत लहरें। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम, जिसके लीडर थे डॉक्टर SR राव, अपने गोताखोरी के उपकरणों के साथ समुद्र में उतरने की तैयारी कर रही थी। और जैसे ही उन्होंने उस नीले पानी में छलांग लगाई और वो समुद्र के तल तक पहुंचे, उनके सामने जो नज़ारा था वो बिल्कुल अप्रत्याशित था। मतलब रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कोई आम प्राकृतिक बनावट नहीं, बल्कि विशाल मानव निर्मित दीवारें दिखाई दी। समुद्र के नीचे उस विशाल ढांचे को देखकर पुरातत्ववेदों की वो टीम पूरी तरह से स्तब्ध रह गई थी। पानी के अंदर पत्थरों की वो भव्य कारीगरी चीख चीख कर किसी प्राचीन सभ्यता की गवाही दे रही थी। और उस पल ने एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा कर दिया। क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर दफन है? क्या ये वाकई वही खोई हुई नगरी है जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है? इसे समझने के लिए हमें समय में 5000 साल पीछे जाना होगा। भाग 1, स्वर्णिम नगरी का निर्माण। चलिए इस नगरी के पौराणिक उद्गम को समझने के लिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। जब मथुरा में लगातार आक्रमण हो रहे थे, तब प्रजा को बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश शुरू हुई। ग्रंथों के अनुसार समुद्र देव वरुण से नई भूमि मांगी गई, और ये जो नंबर है ना, 153.6 किलोमीटर यानी लगभग 12 योजन, ये उसी प्रदान की गई विशाल भूमि को दर्शाता है। ये आंकड़ा ही साफ कर देता है कि ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि शून्य से बसाया जाने वाला एक विशाल महानगर था। इस नई जमीन पर वास्तुकला के देवता विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी का निर्माण किया जो सच में धरती पर स्वर्ग जैसी थी। ग्रंथों में इसके जो विवरण मिलते हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। 900 से ज्यादा भव्य महल, सोने की दीवारें, चांदी के फर्श, बिल्कुल अद्भुत। लेकिन यह सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं था। इसकी अर्बन प्लानिंग यानी नगर नियोजन बहुत ही एडवांस था। पीने के पानी और सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था थी, और सड़कें सीधे बंदरगाहों तक जाती थीं। ये इसे व्यापार का एक आत्मनिर्भर और ग्लोबल सेंटर बनाता था। भाग 2, गांधारी और ऋषियों का श्राप। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद ये कहानी एक बहुत ही खौफनाक और अंधकारमय मोड़ लेती है। कौरवों के विनाश के बाद शोक में डूबी गांधारी के उस श्राप ने विनाश की नींव रख दी थी। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे घटनाओं की एक अजीब-गरीब चेन रिएक्शन शुरू हुई। पिंडारक में सांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धरकर ऋषियों के साथ मजाक किया। नतीजे में क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे वंश का नाश कर देगा। उस मूसल को नष्ट करके समुद्र में फेंका गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया, और अंततः उसी मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से एक शिकारी ने अपने तीर का निर्माण किया। मतलब ये एक ऐसा घटनाक्रम था जिसे टाला ही नहीं जा सकता था। और फिर आता है वो निर्णायक प्रहार। समय बीतने के साथ प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के दौरान शराब और घमंड के चलते यदुवंशियों में भयंकर आपसी युद्ध छिड़ गया। सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो उसी शिकारी जरा ने उनके पैर को हिरण समझकर वही लोहे का तीर चला दिया। इस दुखद घटना के साथ ही वो महान और भव्य शहर धीरे धीरे समुद्र की लहरों में हमेशा के लिए समा गया। भाग 3, डॉक्टर राव की पुरातात्विक खोज। चलिए अब वापस अपनी 20वीं सदी में आते हैं, जहां विज्ञान ने इन पौराणिक कथाओं को एक ऐतिहासिक नक्शे की तरह देखना शुरू किया। जाहिर है ये खोज रातों रात तो हुई नहीं, एक के बाद एक सुराग मिलते गए। 1963 में बेट द्वारका के पास खुदाई में कुछ प्राचीन बर्तन मिले। फिर 70 के दशक में 6ठी शताब्दी का एक ऐसा प्राचीन ताम्रपत्र मिला जिसमें साफ लिखा था कि यहाँ श्रीकृष्ण निवास करते थे। इन्हीं छोटे छोटे सुरागों ने 1979 में भारत में समुद्री पुरातत्व यानी मरीन आर्कियोलॉजी की नींव रखी, और इसी का नतीजा थी 1983 में डॉक्टर राव की वो ऐतिहासिक गोताखोरी, जहां से हमने अपनी ये चर्चा शुरू की थी। इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा में एक बहुत ही प्रेरणादायक बात सामने आती है।
जब डॉक्टर राव ने इस अभियान की शुरुआत की थी ना, तो बहुत कम लोगों को इस पर विश्वास था। फंडिंग लगभग ना के बराबर थी। इसलिए उन्होंने महज 800 रुपए के शुरुआती फंड और अपनी खुद की सैलरी से इस खोज को आगे बढ़ाया। यहां तक कि अपनी टीम के लिए खाना भी वो अपनी जेब से ही लाते थे। ये उनका अटूट विश्वास ही था जिसने इस इतिहास को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाला। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये हमारे ग्रंथों और विज्ञान के बीच एक सीधा पुल बनाती है। एक तरफ भागवत पुराण के वो काव्यात्मक विवरण हैं, सोने की दीवारें, सुगंधित गलियां और स्वर्णिम महल, और दूसरी तरफ समुद्र से 30 मीटर नीचे पुरातत्वविदों को क्या मिला? 560 मीटर लंबी असली पत्थर की दीवारें, एडवांस्ड नेविगेशन दिखाने वाले 3 छेद वाले लंगर और प्राचीन सीलें। भाषा भले ही अलग हो, लेकिन उस स्थान और उसकी भव्यता का सार बिल्कुल एक ही है। जब दुनिया भर के कुछ आलोचकों ने इस खोज को सिर्फ धार्मिक प्रचार बताकर खारिज करना चाहा, तो डॉक्टर राव का जवाब बड़ा ही सटीक और वैज्ञानिक दृढ़ता से भरा था। उन्होंने कहा, जब रोम, एथेंस और बाबुल जैसे शहरों की खुदाई हो सकती है, तो द्वारका की क्यों नहीं? उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में देख रहे थे। भाग 4, आधुनिक विज्ञान और ठोस प्रमाण। 2000 के दशक में आते आते इस खोज ने एक बिल्कुल नया गियर पकड़ा। ASI और NIOT ने समंदर के नीचे अत्याधुनिक मरीन तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया, और नतीजे अचंभित करने वाले थे। 4000 वर्ग मीटर के हाइड्रोग्राफिक सर्वे और एडवांस्ड एकॉस्टिक सोनार मैपिंग ने पानी के नीचे चूना पत्थर के विशाल आधार ब्लॉक और एक बहुत ही उन्नत जल निकासी प्रणाली को साफ साफ दिखाया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कार्बन डेटिंग हुई। वहां मिली कुछ कलाकृतियां 5000 साल पुरानी थीं, जो सीधे महाभारत काल से मेल खाती हैं, और कुछ चीजें तो 9000 साल तक पुरानी निकलीं। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आखिर ये शहर डूबा कैसे। इसे सी लेवल राइज थ्योरी से समझा जा सकता है। इस चार्ट को देखिए, 11000 साल पहले समुद्र का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था, लेकिन 5000 ईसा पूर्व के आसपास इसमें अचानक और बहुत तेज वृद्धि हुई। दुनिया भर का जियोलॉजिकल डेटा ये कंफर्म करता है कि उस समय कोई बड़ी वैश्विक समुद्री हलचल या सुनामी आई थी जिसने तटीय शहरों को निगल लिया। भाग 5, आस्था और विज्ञान का संगम। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे भूवैज्ञानिक डेटा और शहर के डूबने की पौराणिक समय सीमा यहां आपस में एकदम सटीक बैठते हैं। जिसे कभी सिर्फ ईश्वरीय इच्छा माना जाता था, उसे विज्ञान ने एक बड़े जलवायु परिवर्तन के रूप में प्रमाणित कर दिया है। 2001 की सोनार मैपिंग और 2007 की अंडर वाटर खुदाई ने साबित कर दिया कि वो कोई प्राकृतिक चट्टानें नहीं थीं, और 2024 में खुद देश के प्रधानमंत्री की अंडर वाटर गोताखोरी ने इस प्राचीन सत्य को वापस वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया। शहर भले ही पानी के नीचे खामोश हो, लेकिन उसकी संस्कृति आज भी सतह के ऊपर सांस ले रही है। आधुनिक द्वारकाधीश मंदिर की वो 52 गज की ध्वजा, जिसे दिन में 5 बार बदला जाता है, ये साबित करती है कि महासागरों के पलट जाने के बाद भी एक सभ्यता की पहचान को कभी डुबाया नहीं जा सकता। इस पूरे विश्लेषण ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। जो कभी सिर्फ पन्नों पर लिखी कथा थी, वो आज सोनार रिपोर्ट और कार्बन डेटिंग की मदद से एक प्रमाणित सत्य बन चुकी है। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि हमारी दुनिया के महासागरों की असीमित गहराइयों में और कितने ऐसे प्राचीन मिथक दबे हैं जो सिर्फ खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।